गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 14 जनवरी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हम लोग। 7 दिनों के लिए हम लोग लाइव जुड़ेंगे, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है ना वो लोग जुड़ सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। उसमें क्या होगा, जितने भी करंट के टॉपिक है, जितने भी जीएस के टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है ना, उसको वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा और हमें ये बताइएगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो हम उसको जल्द से जल्द लेकर आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला जो है ना, यहाँ पे कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश न करने को लेकर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने फटकारा। कुल मिलाकर जो है ना हाईकोर्ट पे मामला गया कि दिल्ली सरकार जो है ना कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश क्यों नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसी को लेकर यहाँ पे पूरा वाक्य चल रहा है देखने को। क्वेश्चन जो है ना कैग को लेकर पूछता है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन देख लें, आप यूपीपीसीएस का क्वेश्चन देख लें, यूपीएससी का यहाँ तक क्वेश्चन देखेंगे ना तो कैग को लेकर क्वेश्चन पूछता है। कैग मतलब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसका जो है ना हमारे संविधान में 148 जो आर्टिकल है ना उसमें वर्णन है। कैग जो है ना पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट का ऑडिट करती है, फिर केंद्र का ऑडिट करती है, जितने भी खर्च है राज्य सरकार की जो खर्च है उसका ऑडिट करती है। और वो ऑडिट करके जैसे राज्य में अगर बात करें तो वो राज्यपाल को अपना जो है रिपोर्ट देती है, राज्यपाल को देती है। और केंद्र की अगर बात करें तो वो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और ये राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको फिर लोकसभा में जो है लोकसभा के पटल में रखवाते हैं और राज्यपाल विधानसभा के पटल में रखवाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने आपको यहाँ पे इसका वर्णन किया। और मेंस में भी बहुत बार पूछता है। आप जेपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे मेंस में तो वहाँ पर कैग की भूमिका पर, इसके कार्य को लेकर और इसकी क्रिटिसाइज आलोचना को लेकर भी यहाँ पर बात किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे ये हमारे प्रधानमंत्री जी। और अभी जो है ना एक पुल का यहाँ पे एक सुरंग का उद्घाटन करने जम्मू कश्मीर में गए हैं। ये सोनमर्ग जो सुरंग है ना, याद रखेंगे आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे। तो सोनमर्ग जो है ना, ऐसे पूछेगा कि सोनमर्ग जो सुरंग है किस राज्य में या यूटी में है, तो आपको बता दें ये है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे जो है उद्घाटन करने के लिए वो गए हुए हैं। तो इसके फायदा क्या होगा, इस सुरंग का फायदा ये होगा, जो रोड बनाना है यहाँ पे, इसके फायदा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है एक रोजगार जनरेट होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक। और बात करें हम लोग यहाँ पे तो इससे रोजगार जनरेट होगा, कनेक्टिविटी होगा। फिर जो यात्रा का जो समय है वो घट जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा यहाँ पे, और सेना को यहाँ पे एक मजबूत स्थिति प्रदान किया जाएगा कनेक्टिविटी के माध्यम से। तो ये सब फायदे यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पे टैंक रोधी मिसाइल बोलेगा। नाग क्या है, तो नाग जो है ना टैंक रोधी मिसाइल है, बस इतना याद रखिएगा, टैंक रोधी मिसाइल है। कौन? नाग। क्योंकि एग्जाम में जो है ना वन लाइनर क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछ लेता है कि मिसाइल नाग क्या है, तो एंटी टैंक मिसाइल है। आप इसको याद रखेंगे। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1958 में ये बना है, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखेंगे हर एग्जाम में पूछ लेता है ये वाला, डॉक्टर वी कामत, ठीक। और हम लोग बात करें यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट मुद्दा को देखते हैं यहाँ पे। अभी जो ना भाजपा, फिर आप पार्टी, कांग्रेस रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर यहाँ पे पूरा बहस चल रहा है। ये रोहिंग्या है कौन? आप यहाँ पर यूपीपीसीएस का आप अगर मेंस देखोगे हाल के 2023 वाला में, तो उसमें ये जो रोहिंग्या को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया है शॉर्ट क्वेश्चन में कि रोहिंग्या का दक्षिण एशिया में क्या स्थिति है, इसको लेकर टिप्पणी या प्रकाश करे। तो रोहिंग्या बता दें ये एक अल्पसंख्यक जो है समूह है, अल्पसंख्यक जो है ना समूह है। और ये कहाँ पे रहता है? म्यांमार में रहता है। लेकिन म्यांमार के माध्यम से ये बांग्लादेश में घुसा और बांग्लादेश के माध्यम से भारत में घुसपैठ कर रहा है इलीगल तरीके से। तो इस कारण से ये न्यूज़ में बना हुआ है। बीजेपी बोलती है कि यहाँ पर जो है आप वाली पार्टी जो है इसका नाम को जोड़ा हुआ है वोटर लिस्ट में ताकि वोट बैंक के रूप में इसका उपयोग कर सके। फिर आप जो पार्टी है वो बोलती है बीजेपी को कि यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, जो केंद्र का विषय है वहाँ पे सुरक्षा को लेकर, वही लोग यहाँ पर आने दे रही है। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हमें यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ में नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो देखिए अभी जो है ना दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है। तो आदर्श आचार संहिता, इसको एमसीसी बोलते हैं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। ये है क्या? यूपीएससी में और अन्य एग्जामों में इसके बारे में पूछ लिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संविधान में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। एमसीसी को जो है ना एक निर्णय के माध्यम से इसको लागू किया जाता है। ये एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि राजनीतिक पार्टी प्रत्याशियों को, जनता को यहाँ पे पालन करना होता है। ऐसा कोई भी लोक लुभावन योजना को लॉन्च नहीं करेंगे, पैसा का यहाँ पर हेरफेरी नहीं करेंगे, ठीक है। जो सरकारी मशीनरी है उसका मिसयूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो यहाँ पे बातें लिखी होती है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में।
अब बात करेंगे यहाँ पे, ये कोटेशन है, आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि मनुष्य के सभी कार्य इन 7 कारणों में से किसी एक या अधिक वजहों से प्रेरित होता है। अब जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ना, तो जो जिस वजह से ये प्रेरित होता है ना, उसको देख लिया, मौका, स्वभाव, मजबूरी या आवश्यकता हो गया, आदत, वजह, जुनून और ये प्रबल। ठीक है, आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो जुनून की वजह से कर रहे होंगे, या आपकी ये मजबूरी होगी, या आपका ये आवश्यकता है, या आदत है। ठीक है, तो यहाँ पे अरस्तु जी ने यहाँ पे ये लिखा है इस चीज को। अब आते हैं, ये आर्टिकल मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऊर्जा संकट के बारे में आप जानेंगे, ऊर्जा संकट क्या होता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ये सब चीजों को आप समझ पाएंगे इस आर्टिकल में। फिर हम लोग बात करेंगे कि भारत में ऊर्जा की क्या संभावना है, ऊर्जा संभावना क्या है, क्या पोटेंशियल है, वैकल्पिक ऊर्जा क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा क्या है, उसके बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, भारत ने जो है ना उत्सर्जन को जो है ना 0 करने का लक्ष्य 2070 तक अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो आप ये सब चीज को जानेंगे। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं, भारत के सामने जो है ऊर्जा संकट के क्या लक्षण दिख रहे हैं, और सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या योजनाएं चला रखी है, प्रकाश डालें। तो ऊर्जा संकट का मतलब याद रखिए, जो फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं ना, जो हम लोग दोहन कर रहे हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल है ना, ये सब फॉसिल फ्यूल हो गया, और ये इसका लिमिटेड स्टोर्ड है, मतलब लिमिटेड सोर्स है। ये आज से 40 साल के बाद ये शायद खत्म भी हो जाएगा, ऐसा अनुमान के अनुसार है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं ऊर्जा संकट, क्योंकि आबादी बढ़ रही है भारत की और उसको ऊर्जा की जरूरत है, तो ऐसे में ऊर्जा की सप्लाई के लिए भी तो यहाँ पे कोशिश करना चाहिए ना, तो इसी को लेकर ये आर्टिकल है। अब आते हैं हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर, तो भारत जो है ना अल्टरनेटिव ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ रहा है, जैसे कि सौर ऊर्जा। हमारे जो है 365 दिन में 300 दिन जो है ना हमारे यहाँ सूर्य के प्रकाश की किरणें यहाँ पे झलकती है। साथ ही हमारा जो कोस्टल एरिया है उस कारण से हमारे पास पवन ऊर्जा का भी संभावना है। हमारे पास भूमि है जहाँ पे थोरियम का जो है ना खनिज जो है स्टोर्ड है, तो हम लोग उसको परमाणु ऊर्जा में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इन तमाम पोटेंशियल के बारे में बात किया गया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन सा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपको बता दें ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको जो ना ऊर्जा संरक्षण आयोग जो अधिनियम है 2001 के तहत इसको बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे हम लोग तो अमेरिका में जो है ना आपको पता है ना वीजा B1, ठीक है, वीजा B1 हो गया, और F1 वीजा काफी न्यूज में आ रहा है। तो ये जो है ना अमेरिका का वीजा है। जो भी भारतीय अमेरिका में काम करना चाहते हैं या भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं ना, तो उनको F1 वीजा लेना होता है, और काम करने के लिए वीजा B1 लेना पड़ता है, H1B वीजा। ठीक है, H1B वीजा लेना पड़ता है। तो इसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है कि बहुत लोग जो है ना कि जैसे पढ़ाई करने के लिए तो उनको F1 वीजा मिलता है। तो पढ़ाई करने के बाद एक साल के लिए वो काम करना चाहते हैं अमेरिका में ना, तो उनको OPT का एक ऑप्शन मिलता है। OPT मतलब ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, OPT ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और आगे की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे